नमस्कार दोस्तों, परीक्षा टीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री की क्लास 2 चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मानव की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ना है। कल मैंने पढ़ा था, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी की उम्र कितनी थी, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पृथ्वी पर समय के साथ किन-किन जीवों की उत्पत्ति हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई। ठीक है। कल वीडियो में कुछ टॉपिक कट गए थे, तो इसका मैंने बोल करके भी लिखा दिया है। तो अगर कुछ नहीं दिख रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लें। आज कोशिश करूंगा कि वीडियो में कुछ कटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं मानव की उत्पत्ति। हेडिंग डालेंगे मानव की उत्पत्ति एवं विकास। यह पे हेडिंग होने वाला है मानव की उत्पत्ति और विकास। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव की उत्पत्ति जब हुई तो किन कारणों से हुई। ठीक है। मानव की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है। तो मानव की उत्पत्ति के बारे में जब हम बात करेंगे तो याद रखेंगे कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग में हुई थी। मैंने कल क्लास में बताया था कि मानव की उत्पत्ति जो है, मानव की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति टर्सरी काल में हुई है। टर्सरी काल में हुई है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कल वाला जो नोट्स होगा वो आप लोगों ने बना लिया होगा और आप लोग को ये पता होगा कि टर्सरी काल किस युग में था और इसके महाकाव्य कौन से थे। ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कि टर्सरी काल किस युग में था या किस महाकाल में था। तो आप बता सकते हैं। तो याद रखेंगे टर्सरी काल पलायोसीन युग में था। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देते हैं जो पलायोसीन काल में घटना घटी। तो पूछा जाएगा टर्सरी काल किस कल्प में है। तो आप लोगों को याद रखना है कि टर्सरी काल पलायोसीन काल में है। पलायोसीन कल्प में है। तो ये वाले सिद्धांत तो मैंने कल बता दिया था आपको कि पलायोसीन कहाँ है, का कल्प कहाँ है। और डियोसीन और सियोजोनिक नीरोजोनिक सब बता चुका हूँ। तो उसके बारे में आप लोग विस्तार से उसको नोट्स बना लें और उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते रहें। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई। मानव की उत्पत्ति हुई है पलायसीन काल में या टर्सरी काल में। तो पलायसीन युग लिख लीजिए ताकि आसानी होगा, या टर्सरी युग लिख लेते हैं यहाँ पर। टर्सरी युग में और पलायोसीन काल में ये घटना घटी है। ठीक है। तो मानव के विकास हम देखेंगे आगे। मानव के विकास से पहले मानव जो थे वो प्राइमेट बने। ठीक है ना। मानव जो है पहले प्राइमेट का, मानव का जो विकास हुआ है प्राइमेट के रूप में हुआ है। मानव का जो विकास हुआ है वो पहले प्राइमेट के रूप में हुआ। प्राइमेट क्या होते हैं तो मैंने कल बताया था, जो बानरों के जो रूप होते हैं अलग अलग, तो वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। प्राइमेट के रूप में हुआ। या स्तनधारी के रूप में हुआ। मानव की उत्पत्ति प्राइमेट या स्तनधारी के रूप में हुआ है, इसमें याद रखेंगे। और कब हुआ है तो टर्सरी युग में और प्लायोसीन कल्प में हुआ है। ठीक है। अगर हेडिंग कट रहा है तो हेडिंग आप लोग लिख लेंगे कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है। अगर हेडिंग कट रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, हेडिंग है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है। तो यहाँ से ये पहली घटना कब घटी तो टर्सरी युग में, और मानव का जो विकास हुआ है यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लें। हेडिंग कट रहा था उसको सही कर दिया गया है। चलिए नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
प्राइमेट्स कहते किसे हैं? प्राइमेट्स को कहा जाता है कपी। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट कपी हो गए, ठीक है, बानर हो गए। ये सब प्राइमेट्स जो जंगलों में रहते थे, कपी, बानर, लंगूर। लंगूर नाम तो सुने ही होंगे। लंगूर हो गया, गोरिल्ला, चिंपांजी, गोरिल्ला, चिंपांजी या चिंपैंजी, ये सब जो कहलाए वो सब क्या कहलाए? ओरांगेटोन। कल मैंने बताया था ओरांगेटोन के बारे में। बड़े बानर होते हैं ओरंगुटैन, ओटैन। ये सब कौन है? तो ये सब प्राइमेट्स हैं जो आगे चलकर मनुष्य का रूप लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि मानव का विकास जो है किस क्रम में हुआ है। तो मानव के विकास का क्रम जो है वो ध्यान से देखेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लें, इसके बाद लगातार लिखते हुए चलेंगे कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है, किन किन रूपों में हुआ, ठीक है। बिल्कुल सही। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब एक बार में ही लेकर के चलेंगे कि मानव के विकास का जो सिलसिला है वो कैसे हुआ। दो वर्ड आप लोग को याद रखना था कि मानव की उत्पत्ति कब हुई है। तो मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग में हुई है। मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग में हुई है। मानव को कहते हैं तो प्राइमेट्स कहते थे। अगर कहीं दिक्कत परेशानी होगी तो हेडिंग तो आप लोग लिख लेंगे, इसको कहीं पर हम नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट, मानव की उत्पत्ति, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग में, प्लायोसीन काल में हुआ। प्लायोसीन कल्प में हुआ। पहला पॉइंट, इस समय प्राइमेट्स का विकास हुआ था या स्तनधारियों का विकास हुआ। स्तनधारियों का विकास हुआ, ठीक है। ऐसे लिखिए पॉइंट बना करके। इन प्राइमेटों में कपी, इसी को बानर कहते हैं, लंगूर, गोरिल्ला, ओरंगुटैन, विकास हुआ, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करें। तो ये जो हो गया है वो प्राइमेट का विकास हुआ है। प्राइमेट का विकास जो है मानव की उत्पत्ति का पहला सिलसिला है। मानव की उत्पत्ति जो है टर्सरी युग में हुई है और प्लायोसीन कल्प में हुआ था। इस समय मानव जो थे प्राइमेट के रूप में थे, स्तनधारियों के रूप में थे। तो प्राइमेटों में कपी है, लंगूर है, गोरिल्ला है, ओरंगुटैन है, इत्यादि सभी प्राइमेट हैं। अब उसके नीचे सब लोग हेडिंग डालें कि मानव का विकास। यहां से हेडिंग डालते हैं मानव का विकास। अब यहां से एक सिलसिला चलेगा कि मानव का विकास किस किन रूपों में हुआ है। तो वो हम देखते हुए चलेंगे कि मानव का विकास किन किन रूपों में हुआ है। तो एक हेडिंग डाले मानव के विकास के रूप में हुआ। तो पहले याद रखेंगे कि मानव के विकास रामापिथेकस के रूप में हुआ था, आज से करीब 2 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। तो पहला हेडिंग मानव के विकास जो है रामापिथेकस मानव, रामापिथेकस मानव, पहला पॉइंट। तो इसमें पॉइंट क्या बनेगा? यह मानव के सबसे पहले पूर्वज मान सकते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पूर्वज माना जाता है, लेकिन मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत यहीं से शुरू हुआ है, इसलिए सबसे पहले पूर्वज मान सकते हैं। सकते हैं, ठीक है।
ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इसको पॉइंट वैसे बना के लिखना है रामापिथेकस मानव के बारे में। तो इनकी जो लंबाई थी 3 से 4 फुट, इनके लंबाई 3 से 4 फुट ही थे। तो ये जो रामापिथेकस मानव थे इनकी लंबाई 3 से 4 फुट थे। नोट करें, 3 से 4 फुट थे। ये मानव जो मिले हैं, इनके जो अवशेष मिले हैं, इस मानव के जो अवशेष मिले हैं, जहां से खुदाई हुई है, तो पता चला कि रामापिथेकस वहां रहते थे। तो इनके अवशेष, इस मानव के अवशेष कहां से मिले हैं? तो अफ्रीका से मिले हैं। अफ्रीका महादेश से, अफ्रीका से मिले हैं। तो ये पहले मानव की श्रृंखला है। इसी तरीके से लिखते हुए चलेंगे। तो भारत में इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो इसको लिखेंगे भारत में इस मानव के साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करें। भारत में इस मानव के साक्ष्य मतलब सबूत है शिवालिक की पहाड़ी से। भारत में इस मानव के साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ी से 1930 में रिचर्ड लेवी ने खोजा था। ठीक है, भारत में इस मानव के साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ी से 1930 में रिचर्ड नेवी ने प्राप्त किया था। रामापिथेकस को, रामापिथेकस की लंबाई 3 से 4 फुट ही थी। और इस मानव के अवशेष मिले हैं वो अफ्रीका महादेश से मिले हैं। भारत में इस मानव के जो साक्ष्य अवशेष मिले हैं शिवालिक की पहाड़ी के पास से मिले हैं। उत्खनन और खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम था रिचर्ड नेवी, जिन्होंने 1930 ईस्वी में खुदाई की थी। इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यही रामापिथेकस जो है आगे चल करके विकसित होते रहेंगे और नए नए रूपों में इनका नाम बदलता रहेगा। ठीक है, तो मानव के विकास में अभी हम लोग रामापिथेकस ही देख रहे हैं। तो रामापिथेकस अब यहाँ पर हेडिंग में डालेंगे। मानव के विकास को भी मिटा ही देते हैं, क्योंकि जो मानव के विकास के बारे में लिखा दिया गया है, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस उम्मीद है इसको भी लिख ही लिए होंगे, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं रामापिथेकस से। तो हम लोगों ने देखा रामापिथेकस। अब यहाँ पे फिर हेडिंग जो है रामापिथेकस से ही शुरू करेंगे। रामापिथेकस बीच में लिखते हैं, इसको 2 भागों में बांट कर बनाएंगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो यहाँ बीच में लिखते हैं रामापिथेकस। रामापिथेकस की जब शुरुआत हुई, मतलब इनका विकास हुआ, तो ये 2 भागों में बट गए। ठीक है, ये 2 भागों में इस तरीके से बट गए हैं। तो इस तरीके से बनाए, 2 भागों में बटने का निशानी पता चलेगा। तो कुछ जो थे जो मैदानी भागों में जाकर के निवास करने लगे और कुछ जंगलों में ही रह गए। तो रामापिथेकस में हम देखेंगे कुछ जो रामापिथेकस थे, इनके कुछ भाग मैदानी भागों में जाकर बस गए और कुछ कहाँ रह गए, कुछ जंगलों में रह गए। तो जो जंगलों में रह गए वो आज भी बानर के बानर ही हैं, और जो मैदानी भागों में चले गए उनका विकास होता हुआ चला गया, वो सीखते हुए चले गए। इनके कुछ भाग जंगलों में ही रह गए, जंगलों में ही रह गए। ठीक है, तो जो मैदानी भागों में पहुंच गए हैं उनका विकास होता हुआ रहेगा। वो खेती करना सीखेंगे, 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना सीख जाएंगे। लेकिन जो जंगलों में रह गए हैं उनका विकास नहीं हो पाया है, तो वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे वो आगे चलकर। ठीक है, तो जो मैदानी भागों में रह गए हैं उनका जो विकास होगा वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में होगा।
तो जो मैदानी भागों में अब हम लोग चलेंगे, इधर सब कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि वो जंगलों में रह गए तो आज के आज वही वैसे ही है। तो हम लोग में जो मानव का विकास होगा वो इधर जो मैदानी भागों में रह रहे हैं उनमें विकास होगा। तो मैदानी भागों में जो रामापिथेकस का जो बदलाव हुआ है वो हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में। ठीक है, तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। हेडिंग डालें, अब इसके बारे में लिखेंगे। उस मैदानी भागों की तरफ ही लिखना है, इधर नहीं लिखना है आप लोगों को। मैदानी भागों में जो चले गए वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बनने लगे। ये इनके बनने के पीछे बहुत लंबा समय लगा, ऐसा नहीं कि चले गए तुरंत बन गए, ऐसी घटना नहीं है, इसमें काफी लंबा वक्त लगा। तो इसमें उतारे या स्क्रीनशॉट लें। चलिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आपको लिखना है, इसके नीचे से लिखते हैं। इन्हें मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। आदि पूर्वज कहा जाता है कि मनुष्य में जो पूर्वजों की शुरुआत हुई है उसको शुरुआत यही से हुई है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। मैंने अभी बताया कि रामापिथेकस की तो शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य के जो आदि पूर्वज है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही कहा जाता है। चलिए, तो इनके बारे में पता कहां से चला? इनके बारे में पता चला है दक्षिण अफ्रीका से। इनके बारे में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में खुदाई के बाद पता चला। खुदाई के बाद प्राप्त अवशेषों से पता चला। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की शुरुआत जो हुई है वो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पड़ता है, उसका नाम है ट्रांसवाल। वहां से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं तो उनसे के बारे में जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है कि रामापिथेकस जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में बदल गए हैं। ठीक है, और इनकी खोज जो हुई है वो दक्षिण अफ्रीका में हुई है। ठीक है, इनकी खोज करने वाले व्यक्ति का भी नाम लिख लें। इस मानव के अवशेष की खोज रेमंड डार्ट ने 1924 से शुरू की थी। ठीक है, इस मानव के अवशेष की खोज रेमंड डार्ट ने की थी। रेमंड डार्ट ने 1924 ईस्वी में की थी। अब आप लोग को ये समझ में आया हुआ होगा कि रामापिथेकस जो मैदानी भागों में रह गए वो कई सालों बाद, कई साल बीतने के बाद वो बदल गए किसमें? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव में। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोज भी हुई है दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से। इन्हें मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। और इनके अवशेष के जो खोजने वाले थे उनका नाम था रेमंड डार्ट। इन्होंने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल से इनके अवशेषों का पता चलाया है। ठीक है, अब इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, हो गया। तो इसके बारे में तो कुछ लिखना है नहीं, तो इसको मिटा देंगे। हम लोग यहाँ से चलते हुए आएंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, ठीक है, ट्रांसवाल, वहां पर चूने के एक खान थी। चूने के खान में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के खोपड़ी वहां पाई गई थी। तो उस खोपड़ी से उन्होंने रिसर्च किया है कि इन्होंने रेमंड डॉट ने उस खोपड़ी के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि रामापिथेकस के बाद के मानव है और ये मनुष्य के आदि पूर्वज है, और इसका नाम उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिया है। ठीक है, तो कहां से? दक्षिण अफ्रीका में एक चूने का खान था, उस चूने के खान से इस खोपड़ी को निकाला गया था। लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग।
लिख दूं या लिख सकते हैं? चलिए, अच्छा ठीक है, लिख देते हैं। तो यहां से मिटा दे रहे हैं। इसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस में आप लोग एक पॉइंट और बना सकते हैं। इस मानव के अवशेष की खोज 1924 ईस्वी में रेमंड डॉट ने अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में एक चूने की खदान थी। चूने की खदान से, ये खान लिख सकते हैं या खान ही लिख सकते हैं, खान से एक खोपड़ी प्राप्त की। खोपड़ी किसकी? मानव की। खोपड़ी ही लिखे, खोपड़ी प्राप्त की, जिसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, जिसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। ठीक है, नोट डाउन कर लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव है। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव है वो बदलेंगे किसमें? तो होमो हैबिलिस के रूप में बदलेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके? मिटा रहे हैं। इधर हम लोग को कुछ नहीं लिखना है। चलिए, अब अगला टॉपिक होगा जो रामोपिथिकस बदले हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस में, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस बदलेंगे होमो हैबिलिस मानव से। होमो धीरे धीरे मनुष्य के रूप में आ रहे हैं। होमो हैवी मतलब भारी और लेस मतलब कम। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपना विकास करना शुरू कर दिया है और ये भारी भारी वस्तुओं को उठाने में सक्षम होने लगे क्योंकि इनके हाथ और पंजे खुलने लगे थे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट रामोपिथिकस, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, तीसरा पॉइंट लिखें होमो हैबिलिस। नाम को अगर तोड़ेंगे तो होमो मनुष्य हो जाएगा, हैवी मतलब भारी और लेस मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसे। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहां पर हैव मतलब रखना और लेस मतलब कम। भारी सामानों को ये कम रखते थे जिसके कारण इन मनुष्य का विकास हुआ और बड़े बड़े पत्थर से इन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। तो होमो हैबिलिस मानव कैसे मानव है? ये पहले ऐसे मानव है जिन्होंने हाथ से काम करना शुरू कर दिया। इसके पहले तक जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव होते थे, रामापिथिकस मानव तो छोटे छोटे थे, 3 से 4 फुट। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के जो नाखून होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे और बहुत ही मजबूत होते थे। ये जो मानव है वो अपने नाखून के सहारे पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे और वहीं पर अपना बसेरा बना करके, वहीं पर अपना घर बना करके रहते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव घर क्या बनेंगे? पेड़ के ऊपर चढ़ करके रहते थे। इनके नाखून बहुत ही भारी और बहुत ही वजनदार होते थे ताकि पेड़ों में गथ जाया करते थे और पेड़ों इस नाखून के सहारे वो चढ़ जाया करते थे। उनकी ठुड्डियां थोड़ी बड़ी हुआ करती थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव जो है वो आगे बढ़ करके होमो हैबिलिस के रूप में बदलेंगे और होमो हैबिलिस जो मानव है वो पहली बार हाथों का उपयोग करेंगे किसी वस्तु को उठाने के लिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ये पहले मानव थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हाथ का उपयोग किया। स्वतंत्र रूप से हाथों का उपयोग, इसे नोट डाउन करें। पहले मानव थे होमो हैबिलिस, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हाथों का उपयोग किया है। अब जाहिर सी बात है कि इनके हाथ अब खुले हैं, तो इनके हाथ खुले हैं तो इन्होंने औजार बनाना शुरू किया। ये मानव
पहली बार औजार बनाना शुरू करते हैं। इन्होंने पहली बार हाथ जब खुल गए तो इन्होंने पहली बार औजार बनाया। इनकी रीढ़ की हड्डियां जो थी वो पूरी तरह से सीधी नहीं थी, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डियां अगर सीधी नहीं थी तो ये खुल कर प्रहार नहीं कर पाते थे। रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी थी, हाथ तो खाली खुल गए थे, लेकिन रीढ़ की हड्डियां झुकी ही हुई थी। तो इसके कारण वो खुल करके वार नहीं कर सकते थे, किसी पर प्रहार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हड्डियां इस तरीके से झुकी हुई है। तो जो भी फेंकेंगे तो उसकी लंबी दूरी तय नहीं कर पाता उनके हथियार। तो छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, खरगोश, चूहा, उन सभी का शिकार ये लोग कर सकते हैं। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि हड्डियां झुकी हुई है, तो वो जो लेंथ है वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इनकी हड्डियां अभी झुकी हुई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसके आगे आप देखेंगे। उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लें। होमो हैबिलिस में ही लिखना है। इनकी हड्डियां अभी झुकी हुई थी, इसलिए ये दूर तक हथियारों को नहीं फेंक पाते थे। कारण दूर तक ये हथियारों को नहीं फेंक पाते थे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि हड्डियां जब झुकी हुई है तो ज्यादा दूर तक ये प्रहार नहीं कर सकते हैं, तो ये छोटे छोटे हथियार बना देते हैं, छोटे छोटे जानवरों को ही मारते हैं। इन्होंने छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू किए, छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू की। तो मजबूरी भी तो है कि बड़े हथियार बनाने के लिए, बड़े पत्थरों को उठाने के लिए आपको पूरा उठना पड़ेगा। अगर झुक करके उठाते हैं तो बड़े हथियार, बड़े पत्थरों को उठाने के लिए आपको पूरा उठना पड़ेगा, तनना पड़ेगा। लेकिन इनकी हड्डियां झुकी हुई थी, इसलिए ये बड़े पत्थरों को उठा नहीं पाते थे। इसलिए उसी पत्थरों को तोड़ तोड़ करके उसके छोटे छोटे औजार बनाते थे, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे। और तो होमो हैबिलिस। चलिए, इसका ये लास्ट पॉइंट है, इसको उतारे। होमो हैबिलिस के बाद आगे चलेंगे हीडेलबर्ग। स्क्रीनशॉट ले लें। हीडेलबर्ग तो ये जो मानव थे, ये मानव का थोड़ा विकास हुआ है कहाँ से, तो होमो हैबिलिस मानव से थोड़ा विकास हुआ है, थोड़े से विकास हुआ है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं जीवित रह पाए। इनका यूरोप में ही समाप्त हो गया, यूरोप में ही इनके कुछ अवशेष मिले और कहीं से इनके अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, इनका विकास यूरोप में ही हुआ और यूरोप में ही इनका अंत हो गया। फिर आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि जब इनका विकास आराम से तो आगे मानव का विकास कैसे होगा। तो जब मानव की आबादी बसती है तो एक जगह पर ये लोग नहीं रहते हैं। कुछ आबादी एक जगह पर, कुछ आबादी खाने की तलाश में दूसरी जगह पर, कुछ पानी की तलाश में तीसरी जगह पर चले जाते हैं। तो जो यूरोप में बस गए थे वो हीडेलबर्ग मानव, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस मानव का जो विकास हुआ, उनमें से कुछ हीडेलबर्ग मानव यूरोप में बस गए, उनका अंत हो गया। ठंडे के कारण, बर्फ के कारण, बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज के कारण इनका जो है वो अंत हो गया। बाकी जो आगे जो बस गए थे और दूसरे क्षेत्र में जो पहुंच गए थे, उन लोगों से आगे बढ़ेंगे हम लोग। बस इसका एक ही पॉइंट है, इसको याद करें। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अगर इसको नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे। अगला जो मानव होगा होमो इरेक्टस। इरेक्टस से ही नाम समझ में आ रहा कि इरेक्ट हो गए हैं, तो ये जो रीढ़ की हड्डियां जो टेढ़ी थी
झुकी हुई थी वो अब उठ जाएंगे, वो सीधे खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये पहले मानव है जो सीधे होकर के तन करके चलते थे। ठीक है, इसे पहले नोट डाउन करें, होमो इरेक्टस। तो लिखेंगे इरेक्ट मतलब होता है सीधा चलना। ये पहले मानव थे जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई थी और ये सीधे होकर चलने वाले पहले मानव बने। ये सब आदि मानव के रूप में आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो होमो इरेक्टस का यही है, इसको उतारे। होमो इरेक्टस जो है उसका कुछ विकास होगा। एक चले जाएंगे जावा मानव जो इंडोनेशिया के क्षेत्र में आपको मिलेंगे। ठीक है, एक पीकिंग मानव भी है जो आगे चल के भी बताएंगे। तो इनका जो विकास हुआ है तो कुछ जो है वो इंडोनेशिया की ओर चले गए होमो इरेक्टस। तो वहां जो जावा क्षेत्र है वहां की खुदाई से कुछ मानवों के कंकाल मिले हैं। ठीक है, कहा भी जाता है कि वो नरभक्षी थे, वो मनुष्य का ही मांस खाया करते थे अगर जानवरों के का शिकार नहीं हो पाता था। तो जावा मानव देखेंगे होमो इरेक्टस में ही। होमो इरेक्टस से दो भागों में बढ़ गए, वो जावा मानव चले गए। तो अगर हम इसको देखें, इसको पहले मिटा देते हैं। 5 के एक करिए, देखिए जावा मानव। जावा जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, तो वहां की खुदाई से इनके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो लिखे इसके बारे में। इसकी खोज इंडोनेशिया के जावा द्वीप से हुई थी। इसमें एक और पॉइंट बनेगा कि ये नरभक्षी थे, ये मनुष्य को भी खा लेते थे। ये पहले नरभक्षी मानव थे। इससे ज्यादा एग्जाम में ना कहीं पूछा गया और ना कहीं पूछा जाएगा, इसे नोट डाउन करें। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी ठीक रहेगा। इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, इससे पहले नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हो गया। तो इसमें हम 2 पॉइंट और जोड़ देते हैं। ये पहले मानव थे, ये पहले मानव थे जिन्होंने आग की खोज की। आग की खोज, ये पहले मानव थे। बोल भी दे रहे हैं, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये पहले मानव थे जिन्होंने आग की खोज की। ठीक है, तो जावा मानव का ब्रैकेट में पिथिकैंथोपस भी लिख सकते हैं। पिथिकैंथोपस मानव, ये पहले मानव थे जिन्होंने जो नरभक्षी थे और इन्होंने पहली बार जो है आग की खोज की। तो जो मनुष्य का शिकार करते थे उसे भून करके ये खाया करते थे आग में। ठीक है, इसका दूसरा होगा पीकिंग मानव। वही बताया पीकिंग कहाँ पड़ता है, तो चीन में पड़ता है। तो इसका दूसरा रूप आपको पीकिंग क्षेत्र में जो खुदाई हुआ है वहां से कुछ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहां के जो मानव है वो भी होमो इरेक्टस के उदाहरण है। ये भी सीधा चलते थे और जावा मानव के जो अवशेष मिले वो भी सीधा चलते थे। इन दोनों के रीढ़ की हड्डी सीधी थी। तो कुछ जावा में बस गए इंडोनेशिया में, कुछ जाकर के चीन में बस गए। तो इन दोनों स्थलों की खुदाई के बाद पता चला है कि जावा में भी होमो इरेक्टस की प्रजाति थी और पीकिंग में भी होमो इरेक्टस की प्रजाति थी। फर्क इतना है कि जावा में जो मिले हैं वो पूरी तरह से नरभक्षी थे। आग की खोज की, ये आग में भून करके मांस को खाया करते थे। ठीक है, नोट डाउन करें। अब 5 का ये हो चुका है, तो इसमें हम लिखेंगे 5 का बी। ये मिटा देते हैं।
लेकिन दूसरा पीकिंग मानव, पीकिंग कहाँ है तो चीन में। तो इसमें भी कोई खास विशेषता नहीं, जो उस जावा मानव की विशेषता है वही विशेषता इसकी भी है। ये भी नरभक्षित है, ये मानव भी नरभक्षित है, नरभक्षित है। इसकी खुदाई कहाँ हुई है तो चीन के पीकिंग क्षेत्र में इसकी खुदाई हुई है। नोट डाउन करें, इसकी खुदाई कहाँ से हुई है, चीन के बीजिंग क्षेत्र से। इसकी खुदाई चीन के बीजिंग क्षेत्र से हुई है। तो लिखेंगे या तो लिख लें, इसके अवशेष चीन के पीकिंग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, पीकिंग क्षेत्र से प्राप्त हुए, नरभक्षी भी थे और चीन के पीकिंग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ये कपी ही थे, ये मानव जो थे ये कपी ही थे, लिख सकते हैं। इनका विकास अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, ये कपी बानर ही थे, पूरी तरह से समझदारी अभी नहीं आई है। चलिए पीकिंग मानव में लिखिए, ये एक पॉइंट अगर और नोट करना है तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये जावा मानव की तरह पूरी तरह हाथ खोलकर प्रहार करते थे, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डियां सीधी हो चुकी थी। ठीक है, पूरी तरह सीधी रीढ़ की हड्डी हो चुकी थी। हड्डी प्राप्त हुई है, अतः ये खुले हाथों से खुलकर शिकार करते थे। मतलब जावा मानव के जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें रीढ़ की हड्डी थोड़ी बहुत मुड़ी हुई है, लेकिन तने हुए तो वो भी सीधे खड़े हैं। लेकिन पीकिंग क्षेत्र से जो रीढ़ की हड्डियां, जो मानव के अवशेष प्राप्त हुए, जो रीढ़ की हड्डियां प्राप्त हुई है, वो पूरी तरह से सीधी है। तो इसका अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि ये पूरी तरह से सीधे रहे होंगे, और जब सीधे रहने के कारण इनके हाथ पूरी तरह से खुल गए होंगे, और जब हाथ पूरी तरह से खुल गए होंगे तो ये शिकार करने में माहिर हो गए होंगे। अब ये बड़े बड़े हथियार बनाते होंगे और प्रहार करते होंगे जानवरों पर, और उन जानवरों को शिकार करके उसे खाते होंगे मार करके। नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए 506 लिखिए। नियंडरथल मानव, नियंडरथल मानव, ठीक है, नोट डाउन करते हैं, नियंडरथल मानव। इसके बारे में देखेंगे, पहले मानव थे, ये पहले मानव थे जिन्होंने छोटे और बड़े पत्थरों का उपयोग कर हथियार बनाए। ये पहले मानव थे जिन्होंने छोटे पत्थरों का हथियार, तो ये सब मानव बना ही रहे थे, पीकिंग मानव, जावा मानव। लेकिन नियंडरथल मानव जो थे वो पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का हथियार बनाया और उसका उपयोग भी किया। ठीक है, तो इसको लिखिए, नोट डाउन करें। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिखे कि ये गुफा में रहते थे और कहीं कहीं झोपड़ी नुमा घर के रूप में भी इनके अवशेष प्राप्त हुए। गुफा में ये पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने गुफा को अपना घर बनाया, और कहीं कहीं ये घर के रूप में भी कहीं कहीं देखने को मिला है कि घर बनाया है, छोटे मोटे झोपड़ी को घेर करके।
तो ये पहले मानव थे जिन्होंने घर का विकास किया, गुफा में रहते थे। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा धार्मिक हो गए थे। ये जो नियंदरथल मानव थे थोड़े धार्मिक हो गए थे। तब जब कोई मरते थे तो इन्होंने शव को दफनाने की कला सीख ली थी। ठीक है। इन्होंने यहाँ से धर्म का विकास होना शुरू हो गया और ये लोग धार्मिक आस्था में विश्वास करने लगे थे। इसका मतलब यहाँ से मस्तिष्क का विकास होने लगा इन लोगों का और सोचने समझने लगे अच्छी अच्छी बातें। इन्होंने शव को दफनाने की कला सीखी। ली थी। तो अब इनको विश्वास होने लगा था, अलौकिक शक्तियों पर इनको विश्वास होने लगा था। ठीक है। इनको परमात्मा पर विश्वास होने लगा था। ये कुछ कुछ अक्षरों को लिखना जानते थे और इन्होंने आग का भी प्रयोग किया है, क्योंकि गुफाओं के बगल से कुछ चूल्हे जैसे टाइप के मिले हैं जहां से, अच्छा लिख लिया होंगे, इसको मिटा देते हैं, 2 पॉइंट और लिख लेते हैं। तो इनका मतलब है ये पहले मानव थे जिनमें धर्म को मानते थे ये। ठीक है। इन्होंने आग का उपयोग करके मांस को भूनना शुरू किया था। तो आग का उपयोग तो पहले से ही हो रहा था, जावा मानव ने भी किया, और यहाँ पर आग का उपयोग करके ये मांस को भून करके उसको खाया करते थे। ठीक है। कई क्षेत्रों से हड्डियां प्राप्त हुई है, कई क्षेत्रों से जो है ना जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई है, कई क्षेत्रों से जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं, हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। तो आग का उपयोग करके ये मांसों को भूना करते थे और जहां से जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई है वहां से इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि ये खाते भी होंगे, धर्म में विश्वास होगा, ईश्वर को मानते होंगे, ये लोग परमात्मा को मानते होंगे, तभी तो शव को दफनाते थे। इसको नोट डाउन करें, ये ईश्वर को मानते थे। धर्म की शुरुआत भी इन्होंने किया। तो धर्म की शुरुआत हुई इसलिए सबको दफनाने लगे और ईश्वर को भी ये मानते थे। चलिए नोट डाउन कर जल्दी सर, बस खत्म होने वाला है। चलिए बिठा दे रहे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। नियंदरथल मानव थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो इसके कुछ पॉइंट बड़े थे तो इसको मैंने लिखा दिया, नोट डाउन कर दिया है। 7वां पॉइंट लिखे क्रोमैग्नम मानव, तेजी में खत्म होने वाला है। क्रोमैग्नम मानव, इसके ज्यादा पॉइंट नहीं है। क्रोमैग्नम मानव लिख के डैश दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट डाउन कर लें। ये पहले मानव थे। इस मानव की जो मस्तिष्क की क्षमता थी ना वो होमो सेपियंस से भी ज्यादा थी, लेकिन ये विलुप्त हो गए। इस मानव के मस्तिष्क की क्षमता होमो सेपियंस से भी अधिक थी। इसके बाद होमो सेपियंस आएंगे जो हम लोग हैं, सेपियंस से भी अधिक थी, लेकिन ये लोग विलुप्त हो गए। लेकिन ये मानव विलुप्त हो गए। सोचिए अगर आज ये रहते तो क्या विकास हुआ होता। इसमें यही एक पॉइंट है क्रोमैग्नम मानव में इस मानव की जो मस्तिष्क की क्षमता थी बहुत अधिक थी, जो होमो सेपियंस से भी अधिक थी। लेकिन ये मानव जो विलुप्त हो गया तब इसका क्या किया जा सकता है। इसके बाद ही जो विकसित होंगे ये जो क्रोमैग्नम मानव जो कुछ बच जाएंगे वो उनका विकास होगा होमो सेपियंस के रूप में। चलिए मिटा दे रहे हैं, लास्ट पॉइंट है, लिखिए होमो सेपियंस। होमो सेपियंस तो ये क्या है, ये आज के मानव है, ये आधुनिक मानव है। इन्हें आधुनिक मानव कहा जाता है, ठीक है। जो हम लोग हैं वो होमो सेपियंस ही है।
तो रामापिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, जावा मानव, पीकिंग मानव जो होते हुए हम लोग क्रो-मैग्नम मानव से होते हुए हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? तो हम लोग होमो सेपियंस तक पहुंचे। तो इन्हें आधुनिक मानव कहा जाता है। इसको नोट डाउन करें जल्दी से। इसकी उत्पत्ति हुई कब? इसकी उत्पत्ति उच्च पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में हुई थी, काल में हुई थी। चलिए आपका लास्ट पॉइंट था होमो सेपियंस, इसको नोट डाउन करें। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आज से 30 करोड़ वर्ष पहले होमो सेपियंस का उदय हुआ। 30 करोड़ वर्ष पहले होमो सेपियंस का उदय जो हुआ है उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। होमो सेपियंस जो है आज के आधुनिक मानव है, और यहीं से पाषाण काल की भी शुरुआत हुई है। पत्थरों के ये लोग हथियार बनाने लगे, यहीं से पाषाण काल की शुरुआत हुई। काल की शुरुआत होमो सेपियंस में इतने पॉइंट नोट डाउन करें, इससे ज्यादा कोई पॉइंट पूछा भी नहीं जाएगा, इतना काफी है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि किस तरीके से रामापिथेकस की एक प्रजाति जंगलों की ओर चली गई, जो आज भी बानर के बानर रह गए। एक प्रजाति जो है शहरों की ओर आ गई, मतलब मैदानी क्षेत्रों में आ गई। तो वहां उन्होंने खेती का विकास किया, धीरे धीरे उनका विकास होता हुआ चला गया। तो रामापिथेकस जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में बदले, उन्होंने पेड़ पर घर बनाना शुरू किया, पेड़ों पर रहना शुरू किए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आगे चल करके होमो हेबिलिस के रूप में बदलेंगे, जो पहले झुके हुए मानव थे, और इन्होंने छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू किए, और छोटे छोटे हथियार बना करके जानवरों का शिकार करना शुरू किया। उसके बाद होमो इरेक्टस मानव, ठीक है, होमो इरेक्टस पूरी तरह से सीधे हो चुके थे, तो उनके हाथ जब खुले हुए थे तो वो खुली मात्रा में शिकार करते थे और दूर दूर तक शिकार किया करते थे होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस की दो प्रजाति मिली है, एक जावा में मिली है इंडोनेशिया में, जो नरभक्षी थे, और दूसरा पीकिंग में जो चीन में मिले वो भी नरभक्षी थे। उन्होंने भी आग की खोज करके मांसों को पकाना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस फिर क्रो-मैग्नम मानव निएंडरथल मानव के रूप में बदले। निएंडरथल मानव जो थे पहले ऐसे मानव थे जिनको धर्म में विश्वास था, शवों को वो दफनाया करते थे। आग की खोज हो चुकी थी तो आग में वो मांस को भून कर खाया करते थे। ईश्वर में उनकी विश्वास थी, ईश्वर में आस्था थी। निएंडरथल मानव पहले मानव थे जिन्हें अक्षर का ज्ञान हो चुका था, कुछ कुछ अक्षर वो लोग पत्थरों पर अंकित किया करते थे। तो निएंडरथल मानव के बारे में देख चुके। उसके बाद जो क्रो-मैग्नम मानव है वो बहुत ही इंटेलिजेंट मानव थे, लेकिन ये विलुप्त हो चुके हैं। कुछ कुछ जो क्रो-मैग्नम मानव जो बच गए उनको उत्पत्ति, उनका विकास जो है होमो सेपियंस के रूप में हुआ है। और होमो सेपियंस का उदय जो हुआ है आज से 30 करोड़ वर्ष पहले हुआ, जो उच्च पूरा पाषाण काल के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक मानव है, जो आज के मानव जो चल रहे हैं वो आधुनिक मानव है। ये मानव के उदय के बारे में हम लोगों ने देखा। इसे उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है और इसमें एक एक पॉइंट को नोट किया गया है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई? तो 30 करोड़ वर्ष पहले। किस काल में? तो उस पूर्वापाषाण काल में। इसे सबको पूछा जाएगा और वन लाइनर लिखा दिया तो याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। इसे नोट डाउन करें। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पाषाण काल और उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।